हाय, एज आई डिस्कस्ड बिफोर, 60s आते आते इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस एक कट्टर दुश्मनी में बदल चुका था। सुकार्नो इंडिया को अपना एंसेस्ट्रल लैंड मानते मानते इतना नफरत करने लगे कि उसकी एक डायरी में हमें इंडियन ओशियन की जगह इंडोनेशियन ओशियन लिखा हुआ मिलता है। नाउ आप सब जानते हो कि इंडोनेशिया कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। सुकार्नो के बाद जो आया था वो भी एक डिक्टेटर ही था। अब उनके विचारधारा और फॉरेन पॉलिसी जो था वो सुकार्नो से एकदम विपरीत था। तो सुहार्तो एरा में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन पहले से अलग होगा। तो हुआ कैसा था एक्चुअली, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 1965 में 30 सितंबर नामक एक आर्मी फ्रैक्शन ने पहले 6 इंडोनेशियन आर्मी जनरल्स को किडनैप करके मार दिए, देन एक तख्ता पलट करने की कोशिश किए। इसके बाद एक मिलिट्री जनरल सुहार्तो ने कमान संभाला और इसका सारा ब्लेम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया पर डाल दिया। इसके बाद इंडोनेशिया में हुआ एक ब्लडी कम्युनिस्ट पर्ज। पार्ताई कम्युनिस्ट इंडोनेशिया से जुड़े लाखों लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया गया। इसके बाद सुहार्तो ने पावर टेक ओवर कर लिया और न्यू ऑर्डर का शुरुआत किया। आते ही उन्होंने इंडोनेशिया की ग्लोबल इमेज को सुधारा, माने कन्फ्रंटेशन को एंड किया और इंडोनेशिया को यूनाइटेड नेशन में वापस ज्वाइन कराया। एंड जो आज का टॉपिक है, उसने अपने सबसे बड़े मेरीटाइम नेबर के साथ बिगड़ते रिलेशंस में थोड़ा थोड़ा करके मरहम लगाना शुरू किया। सबसे पहले इंडोनेशियन मिलिट्री ने 15 मिनिस्टर्स को कैद किया, इंक्लूडिंग दैट सुबांद्रियो। देन 1966 में नया फॉरेन मिनिस्टर अदम मलिक ने पार्लियामेंट के अंदर इंडिया के साथ एक स्मूदर रिलेशन रखने की बात करी। सुहार्तो एरा इंडोनेशिया ने ये एक्सेप्ट किया कि किस तरह से सुकार्नो के समय काल में इंडिया को नीचा दिखाया गया था। इंडिया ने इस नए गेस्चर को वेलकम किया। स्वरण सिंह ने राज्यसभा में आश्वासन दिया कि इंडिया इंडोनेशिया स्प्लिट एक टेम्पररी दिशा थी, जल्दी ये पहले जैसा हो जाएगा। सितंबर 1966 में अदम मलिक ने इंडिया विजिट किया। इस दौरे में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की आर्थिक तरक्की के लिए इंडिया के साथ कोलैबोरेशन की बात की। इंडिया ने इंडोनेशिया के लिए 10 करोड़ रुपए का एक लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर इंदिरा गांधी को एक पॉजिटिव सिग्नल दिया। दोनों ने एक जॉइंट कम्युनिके जारी किया और ताशकंद डिक्लेरेशन के आधार पर कश्मीर मुद्दे को हल करने की बात किया। साथ में उन्होंने चाइनीज एग्रेशन के भी खिलाफ बोला। इसके 4 महीने के अंदर ही इंडियन फॉरेन मिनिस्टर MC चागला ने इंडोनेशिया विजिट किया। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने ही चाइनीज एग्रेशन का आलोचना की। इंडोनेशिया ने इंडिया को यह आश्वासन दिया कि पहले जो सुकार्नो चिल्लाता रहता था हम पाकिस्तान को मिलिट्री एड देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर में एक प्लेबिसाइट चाहता था। अदम मलिक ने इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझा। 1971 के बांग्लादेश क्राइसिस के शुरुआत में तो इंडोनेशिया इसे पाकिस्तान का इंटरनल मैटर बता रहा था, लेकिन बाद में इंडिया की डिप्लोमेटिक अप्रोच से इंडोनेशिया इसके ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को समझा। अगस्त 1971 में स्वरण सिंह इंडोनेशिया विजिट किया और एक जॉइंट कम्युनिके जारी किया। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू की तरह था, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने न सिर्फ सबसे बड़े मुस्लिम देश का सपोर्ट हासिल कर पाया, बल्कि एक सो कॉल्ड मुसलमान की दूसरे मुसलमानों के प्रति एट्रोसिटीज को एक्सपोज कर पाया। एक टाइम तक इंडोनेशिया अंडमान को सुमात्रा का एक्सटेंशन बता के उसको कब्जाना चाह रहे थे। अब 1974 में वो इंडिया के साथ एक मेरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी साइन किए। मई 1975 में प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंडोनेशिया का विजिट किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करी। इंडोनेशिया की सेकेंड 5 ईयर्स प्लान में इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की। उनके इस दौरे में अदम मलिक ने 1975 के इंदिरा शेख अकॉर्ड का वर्णन करते हुए शेख अब्दुल्ला की तारीफ भी की। बदले में ईस्ट तिमोर में इंडोनेशिया ने जो पाप किया उसको इंडिया ने ओपनली सपोर्ट किया। 1981 में इंडोनेशिया ने पिदांग के एक सीमेंट फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 1955 के बांदुंग कॉन्फ्रेंस के बाद 69 में दूसरी बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडोनेशिया का दौरा किया। ये बायलैटरल विजिट का सिलसिला शुरू हुआ था 80s में। 1980 में सुहार्तो भारत आए, इंदिरा गांधी दूसरी बार इंडोनेशिया गए एंड उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साल 1986 में अपने 4 देशों के टूर के दौरान इंडोनेशिया गए। अब मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आ रहा है, प्रो सोवियत और प्रो अमेरिकन होने के कारण दोनों के कॉमन हेट्रेड है चाइना के प्रति, जो दोनों को नेचुरल अलाई बना देता है। पर ये दोनों है तो अलग ग्रुप के, तो इतना नजदीकी होना तो संभव नहीं है। आपकी सोचना एकदम सही है। 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर के समय भारत ने सोवियत यूनियन के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था, इसको लेकर इंडोनेशिया थोड़ा घबरा हुआ था। इंडिया ने उसे एश्योर भी किया था कि कुछ नहीं होगा, बट एक शंका तो रह ही जाता है। इसके बाद वियतनाम ने जब कंबोडिया पर हमला किया था, तब दोनों एकदम ऑपोजिट साइड जाते दिखे। जहां पर इंडोनेशिया प्रो माओ प्रो अमेरिकन पोल पॉट रेजिम के साथ खड़ा था, इंडिया प्रो सोवियत वियतनाम के साथ खड़ा था। 90s के नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इंडोनेशिया चाह रहा था वो ऑर्गेनाइज करे सुहार्तो के चेयरमैनशिप में। राजीव गांधी इसको लातिन अमेरिका में आयोजित करना चाहते थे। सबके तरह इंडोनेशिया भी इंडिया की न्यूक्लियर टेस्टिंग को पॉजिटिवली नहीं देखता था।
निकोबार में इंडिया एक नेवल बेस बनाना चाहता था, जो इंडोनेशिया के कंसर्न के कारण रुकवा दिया गया था। 1970 में इंडिया को सोवियत यूनियन की तरफ से एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलने वाला था, जो इंडोनेशिया समेत आसियान के विरोध के कारण लौटाना पड़ा। कोल्ड वॉर के बाद एक और इंडिया एकदम से आइसोलेट हो पड़ा था, दूसरी ओर चाइना अब अपनी मसल फ्लेक्स करना शुरू कर दिया था। इस समय आसियान एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा था और उसे भी एक एलाई चाहिए था। इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने फेमस लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग टॉपिक है। फिलहाल हम अभी इंडिया इंडोनेशिया सहयोग के कुछ उदाहरणों पर बात करेंगे। 1996 में इंडोनेशिया इंडिया की आसियान रीजनल फोरम के मेंबरशिप का सपोर्ट किया। 2002 के आसियान इंडिया समिट और 2005 के ईस्ट एशियन समिट को भी उसने सपोर्ट किया। 1991 के रिपब्लिक डे पैरेड के चीफ गेस्ट के रूप में सुहार्तो को इनवाइट किया गया था। हालांकि वो तो नहीं आ सके गल्फ वॉर के कारण, बट दिसंबर 1993 में वो जरूर भारत आए। इस दौरान दोनों देशों की बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। 1996 के एक एग्रीमेंट के तहत इंडोनेशिया अपने बियाक आइलैंड पर एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग ग्राउंड सिस्टम तैयार किया, इसरो के GSLV को मॉनिटर करने के लिए। इसी समय ही जवाहरलाल नेहरू और बिजू पटनायक को इंडोनेशिया की तरफ से अवार्ड रिसीव हुए थे। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।